अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा मुनफरिद इसलिए होगा कि आज हमारे साथ एक कंपोज़र मौजूद हैं जो कि एक तवील अरसे से कॉम्पोजिशन की दुनिया में अपने कदम जमाए हुए हैं और साथ साथ एक वो नाम जो कि मेहदी हसन खान साहब को फॉलो करते हैं, उनकी इंस्पिरेशन है या वो उस्ताद मानते हैं। तो वो लोग बहुत कामयाब होते हैं जो कि अपने उस्तादों को सर फहरिस्त रखते हैं, ना सिर्फ सर फहरिस्त रखते हैं बल्कि उनके गाए हुए गीतों को जो है वो गाते हैं, साथ साथ उनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। तो हमारे साथ ZH फ़हीम साहब मौजूद है जो कि कॉम्पोजिशन की दुनिया में कब से हैं, कब तक हैं, ये तमाम चीज़ उनसे बात करते हुए आपको पता चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, बल्कि शुक्रिया आपका, नहीं आपका शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। आप 1973 से लेकर 1988 तक पाकिस्तान के कौमी नशरियाती चैनल जो है उससे आप वाबस्ता रहे। हाँ जी। और आपने मुख्तलिफ जो है वो बैकग्राउंड्स पे जाकर लोगों के लिए मतलब कॉम्पोजिशंस दी जी, बिल्कुल, और तमाम चीज़ें की। तो इसी हवाले से हम मजीद जानेंगे आपसे। और सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। तशरीफ लेकर आने के साथ साथ आपकी जो एक इंस्पिरेशन है मेहदी हसन खान साहब, जी जी बिल्कुल, तो कहते हैं कि फिर तो बात खत्म हो जाती है। जो उनको इंस्पायर, जो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और उन्हीं को गाना पसंद करते हैं, जी जी, फिर तो खत्म हो जाती है बात। सबसे पहला सवाल ये है कि आज की जो गायकी है उससे सेटिस्फाइड है सर आप? फिर सब आपसे सवाल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं मतलब जो आजकल के गाने आ रहे हैं, आजकल की देखिए बात सुनिए, अगर शौक को मद्देनजर, ये अब जो लोग गा रहे हैं, सही, मैं उन्हें बुरा नहीं कह सकता, मुझे कोई हक नहीं है, सही, लेकिन अपने अपने वक्त और रिवाज की बात है। सही, हमारा वक्त जो था, जैसे इन्होंने फरमाया कि मेहदी हसन साहब, खान साहब मेहदी हसन, या उस दौर के जो लोग थे, वो गाना देखिए, मेहदी हसन साहब ने तो बिल्कुल गज़ल का रंग ही बदल के रख दिया इंडो पाक में या पूरी दुनिया में, यानी गज़ल कहते हैं, गज़ल। और फिर उसके बाद फिल्मी दुनिया में भी जो उनका नाम है, लगता ही नहीं कि वो दुनिया से जा चुके हैं, बिल्कुल आज भी लगता है कि वो मौजूद हैं। तो ये बड़ी बात है। इसी तरह से उनसे पहले के लोग, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर साहबा, मैडम नूर जहाँ, मुकेश, और इस तरह से, और हेमंत कुमार साहब, ये लेजेंड्स हैं। उनका गाना कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अब जो कुछ भी गाना आज का गाना है, ये टेक्नोलॉजी गा रही है। मेरी दानिश के मुताबिक सिंगर कम गाता है, म्यूजिक ज्यादा गाता है। उस जमाने में एक बाजा, एक हारमोनियम और तबले पर ही गाने हिट हो जाते थे। असल में यहाँ पर सर मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो लिरिक्स लिखता था, यानी जो राइटर था, वो दिल से लिखता था, वो लफ्जों को पिरोना जानता था। क्योंकि आवाज तो आज भी अच्छी है, बिल्कुल, आप आवाज को गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो कहते हैं ना कि लफ्जों का जो इम्तिजाज है वो थोड़ा सा मैटर करता है कि आपको किस तरीके से आप महबूब की जो है वो बड़ाई बयान कर रहे हैं, उसको नाराजगी का इजहार है, तो गानों से आपको फील आता था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मेहदी हसन खान साहब का ये है कि किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। हाँ। तो आपको, या क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, तो आपकी जितने भी अल्फाज थे वो लिखे ही इस तरीके से जाते थे कि अगर आप पे वो कैफियत है तो समझते थे आपको ये मेरे लिए गाना बना। एग्जैक्टली होता था, बिल्कुल ऐसे ही होता था। और पहले जो सिंगर गाते थे, सही, वो बिल्कुल ये महसूस करते थे। बल्कि मेहदी हसन खान साहब तो बाज़ औक़ात ये भी पूछते थे कि हीरो कौन है फिल्म का, अच्छा, किस पर मेरा गाना जाएगा। सही, उसको जहन में रखते हुए, उसकी शख्सियत को जहन में रखते हुए, और कहानी का कुछ हिस्सा जहाँ वो गाना आना है वो डिस्कस करने के बाद गाते थे। इसीलिए वो ऐसा मालूम होता था कि वो हीरो ही गा रहा है, उसके अपने ही अल्फाज हैं, अपनी फीलिंग है। सही, सही। और फिर शायर हजरात जो थे उस जमाने में, तो वो देखिए उनका जो कलाम है, वो ऐसा था कि उसमें कोई आजकल की तरह ऐसे लगवियात नहीं थी। माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इससे मेरे पास अल्टरनेट नहीं है इसका। तो वो शायरी जो होती थी वो आज के उर्दू अदब में, उर्दू मोहल्ला में पढ़ाई जाती है, जो वो फिल्मी शायरी थी उस ज़माने में। सही सही सही। यानी हसर जयपुरी जैसे शोरा, उसमें शकील बदायूनी, ये बहुत बड़े नाम हैं, कमाल अमरोही, रईस अमरोही, इस टाइप के। तो आप देखिए कि वो उनका जो मयार था, उसी लिहाज से फिर उसी हिसाब से कंपोज़र बजाता था, बनाता था धुन को, उसी तरह से सिंगर का इंतखाब होता था जो उसको सही मानों में शीन काफ दुरुस्त हो तो वो गाता था। सही। अब तो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां बेशुमार हैं। मैं बड़ी माज़रत से कहूँगा कि गाने वाले या सिंगर को तो आप छोड़ दें एक तरफ, लेकिन मैं ज़रा सी एक बात,
अब मैं देखता हूँ बड़ी माजरत के साथ, हमें टेलीविजन पर ये सो मच सो के जो न्यूज़ रीडर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं तलफ़ुज़ गलत हो जाता है। सही, ठीक है। इस तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं बताने का, मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये तो गज़नफ़र साहब से पूछेंगे कि हम अगर इस चीज़ पे आते हैं, क्योंकि आप सिंगर हैं, आप गज़ल गाएं, आप गाना गाएं, आप कुछ भी करें, जो भी आप करते हैं, प्रैक्टिस मेरे नज़दीक तो जितनी आप करते हो उतने ही आप फ्लो में आते चले जाते हैं। इस बारे में आप क्या? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही फ़हीम साहब ने, उसको सेकंड करते हुए मैं एक बात कहूँगा। जी जी। शायरी जो है, जी जी, अब मेहदी हसन साहब का एक फिल्म का सॉन्ग है, जी जी, जिसके वर्ड्स हैं, हर दर्द की तलाफी माफात हो गई। वाह, सही। अब मुझे बताइए कि आज के दौर में अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए गायकी में, सही, तो क्या कोई समझेगा? सही। पूरा गाना है, देखो चराग शाम जले रात हो गई, फिल्म का सॉन्ग है। फिर मैं कदे में नूर की बरसात हो गई। वाह। तो दूसरी बात ये मैं अर्ज करूंगा कि जहाँ तक प्रैक्टिस का ताल्लुक है, सही, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैंने एक अरसे इसको छोड़े रखा, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया हूँ। सही। और जब मैंने दोबारा शुरू किया तो लगा कि मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। सही। तो जो रियाजत है आवाज़ की, वो इंतहाई ज़रूरी है, और क्लासिकल की नो हाउ। और रहा सवाल कि आपने जो कंपोजिशंस की बात की है, कंपोजिशन जो पहले बनती थी उसमें राग की आरोही अमरोही को मद्देनजर रखा जाता था। वाह, अगर आरोही अमरोही अगर बिगड़ जाए तो राग की शक्ल वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और खास साहब में जो मुझे खूबी नजर आई वो ये है कि उन्होंने राग के अंदर बंदिश का गाना गाया और इतना रच के गाया कि सुभान अल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे साथी हैं, सिंगर हैं, जो अभी आजकल गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो बाकायदा क्लासिकल को थोड़ा सा ही लें चाहे, लेकिन उसको सजाएं, उसको समझें और रियाजत करें, क्योंकि इसके बगैर जो है ना पूरी तरह से एक तशनगी रह जाती है और आप अपनी वो पेश नहीं कर सकते, जो थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, वो आप उसको नहीं। लेकिन मैं फ़हीम साहब की एक बात को भी फ्रंट करूंगा कि जैसे कि आजकल का जो म्यूजिक है, बंदा कम गा रहा है, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा गा रहे हैं, तो फिर वो हिप हॉप पे ये हो हा होता है, तो आपका गाना काफी देर तक चल जाता है। नहीं, मैं तो पहले प्रैक्टिस होती थी। करूंगा फ़हीम साहब बड़े और फिर जो रैप जो चला है, जी जी, इसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया ना। ये तो सीधी सी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको मैं गा के बयान करूँ, जगह 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 क्या है, और इसको म्यूजिक कहा जा रहा है। इतने सीनियर आदमी है ये बात कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। सही। क्योंकि देखिए आज भी जो सिंगर हैं, आवाजें तो आज भी हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये कि सही रैबर हो, सही, और वो अगर इस तरफ माइल हो कि हमें सीखना है फ़हीम साहब, तो फिर वो बहुत अच्छा गा सकते हैं। और अभी जो नई मैं समझता हूँ जो रीमिक्स आ रहे हैं, उसमें जो म्यूजिक अरेंज हो रहा है वो कमाल है। बिल्कुल। वो पीछे जो म्यूजिक हो चुका है वो तो अपनी जगह अमर है, लेकिन जो वो नए गाने, पुराने गानों को जो नए तौर पे रीमिक्स कर रहे हैं, वो बड़े यानी फ्रेश जहन है जो उसको बना रहे हैं। सही। और उसमें बड़ी खूबसूरती, जैसे कि राह अक्के शहीदो, बिल्कुल, नसीब बेगम साहिबा ने गाया था उसको, जो दोबारा ये कोक स्टूडियो से चला है, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो री-रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया उन्होंने। और वही चीज़ है कि अगर नए सिंगर्स में बात करें तो राहत फ़तेह अली खान साहब भी सर फहरिस्त है कि आप आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर वही कहूँगा कि अगर लिखा हुआ अच्छा मिले, अगर राहत फ़तेह अली खान साहब ने ओएसीज़ भी किए हैं, तो कॉम्पोजिशंस आपकी अच्छी अगर हैं, लिरिक्स अच्छे लिखे हुए, तो आपका सिंगर तो गाएगा ना। तो वो कहते हैं कि जो मंझे हुए सिंगर्स हैं वो तो फिर अमर हो जाते हैं, लेकिन जो फिर कहते हैं ना झाग की तरह, तो वो फिर बैठते भी झाग की तरह ही हैं। इसी तरीके से अब चलते हैं जी बैक टू द लाइफ के, जहाँ से शुरुआत हुई थी आप दोनों की, 9th और मैट्रिक। जिंदगी में वो दौर होता है जब आप जिंदगी को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका एक पांव जमीन पर और एक आसमान पर हो, और वो हर किसी की फैंटेसीज होती हैं, हर दौर की अलग फैंटेसीज होती थी। तो मुझे बताइएगा कि कैसे मिजाज के थे फ़हीम साहब? आप गुस्से वाले थे, प्यार मोहब्बत से बात करते थे, या चुप रहते थे? देखिए बात ये है कि ये हमारे अमाल पर डिपेंड करता है, हमारे मिजाज पर डिपेंड करता है। और सबसे पहली बात ये बताऊँ, सिंगर हो, कंपोज़र हो, शायर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, जब वो गुफ्तगू करता है, बात करता है, तो वो खुद नहीं बोलता, उसका ख़ानदान बोल रहा होता है। उसका मिजाज उसके घर से चलता है। सही। ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो हलीम तबीयत रखता है और काम में डेडिकेशन है उसको, वो समझता है कि मुझे इस काम को करना है, इसमें मेरा फ्यूचर भी है, चले। अगर वो ये नहीं जानता कि फ्यूचर है ना, सो मच सो उसका एक जुनून है काम करने का, तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, अल्लाह ताला उसका हाथ पकड़ लेता है। सही। तीसरी बात ये है। सही। बाकी हाँ, वो जो बात की थी, अब मैं फिर वो करूँगा
शायरी का मयार क्या है देखिए बाप, मेहदी हसन खान साहब ने जब गाया कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है, उसमें मीर साहब का एक शेर था कि नाला सर खींचता है जब मेरा, शोर एक आसमां से उठता है, शोर एक आसमां से उठता है। तो एक साहब पूछने लगे कि भाई ये नाला इसमें कहाँ से आ गया। अब आप मयार देखिए आप समझ का, सोच का, लेकिन बात यह है कि समझदार लोग हैं, वो समझ से काम करते हैं। हर किस्म का आदमी इस फील्ड में मौजूद है और हर फील्ड में मौजूद है। तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव को नेगेट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, अपना रास्ता खुद तलाश करना चाहिए। सही सही सही। जी गजनफर साहब, आप मिजाज के कैसे थे, गुस्से वाले थे? क्योंकि आप वैसे भी अकाउंट फील्ड से हैं, तो कहते हैं कि चुप रहते जो अकाउंट्स वाले होते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मिजाजन जो है काफ़ी लापरवाह था। अच्छा। बहुत लावाली शख्सियत जो जिस पीरियड के आप जिक्र कर रहे हैं। सही। और उसके बाद तालीम के साथ साथ इंसान में शऊर आता है। सही। और फिर उसके साथ ही जब मैं मैट्रिकुलेशन कर लिया था मैंने, तो मुझे म्यूज़िक का शौक़ हुआ। वो इस तरह के जब कॉलेज में हम जाते थे तो एक पीरियड जो लास्ट पीरियड होता था उसमें हमारे जो लेक्चरर थे वो हमसे सुनते थे कुछ ना कुछ। सही। वो शौक़ बढ़ता चला गया, दोस्तों में बैठे। सही। उसके बाद एक जगह थी हमारे घर के करीब, एक म्यूज़िक सेंटर था। सही। तो वहाँ उस्ताद गुलाम हैदर खान साहब रोम आया करते थे और सलीम इकबाल साहब आते थे। सही। तो हम घर के किसी काम से निकलते थे तो वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, एक चिक पड़ी होती थी। सही। और मैं सुनता था। सही। तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, ये बचपन का आपका वाक़या सुना रहा हूँ, अफजल नाम था उनका, मुझे आज भी याद है। तो हम दोनों को उन्होंने बुला लिया अंदर, आओ बैठो, पंजाबी ची उन्होंने गल की। सही सही। की कर दो तुसी? मैंने बताया मैट्रिक में हूँ। उसने अपना बताया। बैठो बैठो, तुम्हें शौक़ है? मैंने कहा हाँ जी। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर बैठो। तो फिर उन्होंने सुना हम दोनों को, उनका तुम थोड़ा सा गाओ, थोड़ा सा तुम गाओ। तो उन्होंने मेरे दोस्त को कहा बेटा आप तो कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लो। सही। तो उसी वक्त उन्होंने मुझे, उस ज़माने में एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था रफ़ी साहब का, मेरी कहानी भूलने वाली, दीदार। तो मैं बड़ी हाई रेंज में, मेहदी हसन साहब का तो मुझे बाद में इंस्पायरेशन हुआ, वो मैंने गाया, मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद। नौशाद उन्होंने साहब। मुझे, जी नौशाद साहब, वाह। उन्होंने मुझे उसी वक्त गन्ना बंद शागिर्द किया और तरबियत शुरू हो गई। सही। और फिर जो तरबियत हो रही थी उसने हमें बड़ा उकताया। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, यार हम तो इतना अच्छा गाना गाते थे, ये हम कहाँ लग गए। सही सही सही। अब वो रेखा पे टिकाया हुआ है, निसारे वहाँ पर निसारे की तान कहलवा रहे हैं, और वो एक घंटों तक मतलब एक सुर पे बिठाया हुआ है। तो शुरू में उकताहट का शिकार हुए। और जहाँ तक आप मिजाज की बात कर रहे हैं कि जब मैं म्यूज़िक में आया हूँ तो म्यूज़िक ने मुझे काफ़ी हद तक, जैसे कहते हैं ना कि मोम बर्दाश्त अच्छा पैदा हो गई मेरे में। अच्छा, पहले मतलब आप ब्लाइंड थे? बहुत ज़्यादा ब्लाइंड, बहुत ज़्यादा, जैसे गुस्से वाले। देखिए सच अगर बोला जाए, अगर आप तसन्नु ना करें, बनावट ना करें, तो मेरा ये था बात बात पे, जैसे कहते हैं तुनक मिजाज आदमी। सही। वो रमक कहीं ना कहीं अभी भी है, आ जाती है। सही। तो एक इंसान को बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए जब वो अपने बारे में डिफाइन कर रहा हो। सही। तो म्यूजिक के साथ साथ फिर मेरा मिजाज बदलता चला गया। सही। और फिर जब मैंने खान साहब को सुना बाकायदा, तो फिर तो दुनिया ही बदल गई। सही, माशाल्लाह। तो इसके बाद हम आते हैं कि लाइफ में कभी सेक्रीफाइस किया फ़हीम साहब आपने? जी। लाइफ में कभी सेक्रीफाइस किया, फैमिली के लिए हो, वालिदैन के लिए हो? यकीनन। तो पहला सेक्रीफाइस याद है कि कौन सी उम्र में किया था और जिस पर आपको आज फख्र भी हो? क्योंकि कुछ सेक्रीफाइस लोग करते हैं, वो कहते हैं नहीं क्यों किया ऐसे, लेकिन कुछ सेक्रीफाइस ऐसे होते हैं जो आप फैमिली के लिए करते हैं। ख्वाह वो अपना ट्रिप कैंसिल करें, वो कोई जोड़ा कैंसिल करें, आप ईद मिलन पार्टी कैंसिल करें, लेकिन आज उस पर फख्र होता है कि नहीं मैंने अपनी फैमिली के लिए सोचा था। तो ऐसा कोई है? जी देखिए, बात ये है कि हम ज़माना तालीम की बात करता हूँ, उसी में ज़ाहिर है कि शौक़ हुआ। और ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, इतना बड़ा नाम, जी जी, अल्लाह बख्शे, तो मैं उनका शागिर्द हुआ लाहौर से। तो मैं उनके साथ जाने लगा स्टूडियो इधर उधर सब। तो एक्टिविटीज़ में ज़ाहिर है फिर म्यूज़िक से ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हुई हो, इस तरह से। वो एक लंबी कहानी है, एनीवे शॉर्टकट आपको बताऊँगा। तो मुझसे बड़े भाई कर्नल सलीम रिटायर्ड, वो मुझसे बड़े भाई, मेरा नाम फ़हीम है, वो कहते।
वो हम खाना खा रहे थे, एक दिन अचानक वो कहने लगे कि यार ये तुमने क्या मिरासियों वाला काम शुरू कर दिया है। सही। तो मैंने वहीं खाना छोड़ दिया। ओके। मैंने कहा जी अब आपने कह दिया, अब मैं यही करूँगा। मैं समझता था कि मैं आर्मी में ये वो, मैंने कहा नहीं, अब आपने कह दिया ना, अब मैं यही करके दिखाऊंगा। सही। एंड दैट वाज द डे आई चेंज माय माइंड। उसके बाद बस फिर इस लाइन में बाकायदा हो गया। लेकिन बात ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि उस्ताद तो जाहिर है बाप की तरह होता है और बाप से भी बाज़ औक़ात आगे बढ़ जाता है। सही। ख्वाजा साहब ये कहा करते थे कि बेटा अगर तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तुम ये काम भी नहीं कर सकोगे। सही बात। क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता थे। एक ज़माने में डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली में वो अंग्रेज़ के दौर में बताया करते थे कि वो डीसी बन गए थे, फिर खुद ही रिज़ाइन कर दिया। सही। ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि लोग ये ना समझे कि हम काले ये काम नहीं कर सकते। सही। ये प्रूफ करने के लिए। सही। तो मुझसे उन्होंने कहा कि बेटा बात सुना, अगर एजुकेशन नहीं है, जिस दिन तुम फेल हो गए किसी क्लास में, तुम मेरे पास ना आना। और जी इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ, मजीद जानेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना और फिर पूछेंगे कि किस तरीके से कदम रखा और किस तरीके से उस्तादों ने इनकी रहनुमाई की और फिर तालीम जारी रखी या नहीं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और फ़हीम साहब से दोबारा पूछते हैं कि जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था कि हमने जो है वो उनको, इनके बड़े भाई ने कहा कि मैंने आर्मी में लेकर जाना, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैंने यही काम करके दिखाना। तो फिर उस्ताद ने आपको कहा कि तालीम ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो फिर आपने तालीम जारी रखी? हाँ जी, फिर मैंने अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो, और तालीम भी इसलिए कि अगर तालीम में कमी रह गई तो फिर ये उस्तादी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर गाना भी ख़त्म हो जाएगा। यानी ये दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चले। फिर अल्लाह का शुक्र है फिर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे फिर माशाल्लाह माशाल्लाह। जी गजनफर साहब, आपके बारे में अगर पूछा जाए तो? देखिए मैं अर्ज़ करूँ, आपने जो पहली बात की थी सेक्रीफाइस की, सेक्रीफाइस तो मैं आज भी कर रहा हूँ। सही। क्योंकि मैंने टोटली जो है दिस इज़ नॉट माई बिजनेस। सही। म्यूज़िक। सही। शुरू से मैंने तालीम भी हासिल की, ग्रेजुएशन किया, और साथ साथ ये शौक़ मेरा चलता रहा। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि प्रोफेशनली फिर मैंने लाहौर रेडियो से मैंने इब्तिदा की। लाहौर रेडियो पे गज़ल मेरी रिकॉर्ड हुई थी, नौजवान प्रोग्राम एक चलता था, वहाँ से काफ़ी मुझे हौसला अफजाई हुई। फिर उसके बाद मैं कराची शिफ्ट हो गया शादी के बाद। सही। और मैंने अपनी हमेशा जॉब और इसको साथ साथ रखा। सही। तो आप समझ सकते हैं कि सैक्रिफिकेशन आज भी कर रहा हूँ। सही। आज मेरी फैमिली है, बच्चे हैं माशाल्लाह, सब साथ रहते हैं, लेकिन मैं रियाजत के लिए अपनी जॉब से आने के बाद भी टाइम निकालता हूँ। हालांकि अमूमन जो सिंगर हैं आजकल जो माशाल्लाह गा रहे हैं, उनका ये है कि वो सारी रात सोते हैं, तो जागते हैं और दिन में 2:30-3 बजे तक फ़हीम साहब सोते रहते हैं, उनको कुछ और करना नहीं होता। But I have to go to office in time and do all matters। और मैं भी एक बड़ी जिम्मेदार पोजीशन को होल्ड करता हूँ, एज ए चीफ अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ और टैक्सेशन को डील करता हूँ। बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है। सही। आपको पता है FBR के नोटिसेस, ये वो रिप्लाईज वकीलों के साथ, और उसके बाद मैं इसको जारी रखता हूँ। तो इससे बड़ा सैक्रिफिकेशन मैं नहीं समझता। कोई हो सकता है कि मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ, मैं आज भी रात को बैठ के बाकायदगी से 2-3 घंटे रियाज। अच्छा, आपसे गजनफर साहब एक सवाल है, कभी कोई टैक्स का मामला फंस जाता है, कोई ऐसा बंदा, तो कोई है कभी ऐसा हुआ कि आपकी आवाज का वो बड़ा शिदाई हो बंदा और आपने कहा कि मैं गजल सुनाता हूँ, ये काम करते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी, बड़ा अम्यूजिंग बात है कि एक ज़माने में मैं क्लियरिंग फॉरवर्डिंग बिजनेस में था। सही। वहाँ पे भी मैं एज ए ब्रांच मैनेजर था। तो कस्टम हाउस में मेरा जाना आना होता था क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का। तो हमारे जो बॉस थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, SM रजा साहब उनका नाम था, तो ब्लू एरिया में रहते थे इस्लामाबाद में। तो वो जब आते थे मेरे साथ, तो कस्टम हाउस में कुछ लोगों ने मेरा प्रोग्राम रखा। सही। ये होटल बीच लग्जरी में। ठीक। तो वहाँ सब आए हुए थे, अप्रेजर और जनाब कमिश्नर और ये सब लोग, उन्होंने सुना। तो जब मैं ग्रुप में जाता था एंट्रीज लेके,
क्लियरेंस के लिए। सही। तो वो कहते थे यार गजनफर वो जो तुम गजल गा रहे थे उस दिन भैया वो जरा सी गुनगुना दो। सही। अच्छा उस तरीके से वो मेरे दोस्त बन गए। सही। एक बड़े अच्छे अप्रेजर थे असलम आबिद, वो उनका इंतकाल हो गया, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो मेरे बॉस एक दिन मेरे साथ चले गए। सही। अच्छा। वो जब कस्टम हाउस में गए तो जैसे ही मैं गया तो उन्होंने मुझे कुर्सी दी जल्दी से। सही। और बॉस मैंने उनको वो जानते नहीं थे, वो खड़े हुए थे पीछे। सही। मैंने कहा सर वो मेरे बॉस हैं साथ में। ओह अच्छा अच्छा। तो दफ्तर आके वो कहने लगे मियाँ आप फनकार लोग जो है ना, आप हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा था और आपको उन्होंने कुर्सी पेश की और हमें किसी ने पूछा ही नहीं। होता है। तो ये आपकी बात का जवाब है। नहीं तो एक चीज होती है कि आप जब किसी पोजीशन पर आ जाते हैं, इवन तो मैं सिंगिंग की बात कर रहा हूँ, देखें बाकी आपका ऑफिस लेवल पर आना वो आपकी मेहनत है, पढ़ाई के बाद आप कितने हार्ड वर्क करते हैं, कितना आप अपनी पेशे के साथ जस्टिफिकेशन एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। एक्सपीरियंस तो आपको टाइम के साथ आता है, लेकिन जस्टिफिकेशन आप कितनी करते हैं। अब हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक लेवल पर आ जाते हैं फिर हम सीधे हो जाते हैं कि नहीं बस कर लेंगे, हो जाएगा। आप कितना जस्टिफाइड करते हैं वहां से फिर मैटर करता है आपका पोजीशन इन बिटवीन योर ऑफिस एरिया। लेकिन जो एक अल्लाह की अतात होती है, जैसे कि आपकी आवाज़ है, आपको कॉम्पोजिशन की अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं। और फिर वो उसके बाद जब पजीराई मिलती है और उसके बाद जब आप माहौल में बैठते हैं लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद कुछ याद है फ़हीम साहब कि कभी जॉब की आपने? मैंने 2-3 बार जॉब की मुख्तलिफ छोटी मोटी, लेकिन फिर मुझे यही लगा कि नहीं ये मेरा एप्टीट्यूड नहीं है, ये मिजाज नहीं है। चलिए ये पूछना, पहली जॉब क्या की थी, कुछ याद है? देखिए पहली जॉब years ago, बहुत शुरू में यहीं कराची में जब मैं आ गया तो डेफिनेटली जॉबलेस था क्योंकि घर तो मैं छोड़ चुका था। अच्छा। तो आपको बताया मैंने जो तो सदर में एक बुक स्टॉल था। सही। वहाँ पर उस बंदे ने मुझे अपने पास एज अ सेल्समैन रख लिया था। डेली बेसिस पर था या मंथली पर? मंथली बेसिस पर। तो वो बस वहाँ फिर उसमें भी क्या था कि मैं शेल्फ में से सारा दिन म्यूजिक की किताबें ढूंढता था। अच्छा। 2-4 किताबें मुझे नोटेशन वगैरह इस टाइप की सब कंपोजर्स के बारे में, वही पढ़ता रहता था। सही। तो इस तरह से मेरा वक्त वहाँ भी अच्छा गुजरा। असल में इस सवाल का मतलब ये था कि आपकी जॉब हो जाती है, फिर आप बड़ा 1-2 दिन एक्साइटमेंट होती है कि हमने सुबह ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद रेगुलर रूटीन होती है। लेकिन जब पहली सैलरी आती है ना, वो बड़ी काउंटेबल डे होता है। वो आपको कहते हैं ना कि वो आपका दिल मुंह की तरफ आ रहा होता है कि मैं इसको कैसे खर्च करूं। तो उसको क्या किया था, संभाल के रखा था? देखिए बात ये है कि जब पहली सैलरी मिली दैट वाज 500 रुपीज ओनली, लेकिन वो जमाने में 500 आज के मेरा ख्याल है 10,000 के बराबर होंगे, वो वक्त था। तो ही वॉज अ पारसी मैन, वो बड़े काइंड से, वैसे सीधी सी बात ये, अदरवाइज भी मुझे बहुत वो खाना साथ खिलाना इस टाइप की बात है, तो बिल्कुल बहुत घर की तरह से जैसे लाइक अ फैमिली मेंबर डील करते थे। तो वो जो सैलरी वाली बात आपने की, तो अब सैलरी तो मिल गई, अब खर्च करने को दिल नहीं चाहता था इसका ये चली जाएगी। बहरहाल फिर यार दोस्त आप इस तरह से वो पार्टी 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 चलो, तो उस जमाने की पार्टियां तो ऐसी होती थी, बस एक ठंडा पिला दो, कैफे जॉर्ज चले जाओ, कुछ एक पेटीज दिला दो, ऐसे ही होता था। बड़ा सादा जमाना था। अच्छा एनीवे वहीं से बस कोई रेडियो चले जाना और वगैरह 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 ये सब तो ये हुआ था। हाँ इस तरह से। आप जी गजनफर साहब, आपने कुछ याद है पहली जॉब कब की थी? मैंने फर्स्ट जॉब की थी वापडा में, लाहौर में। ठीक है। बल्कि इससे पहले मैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सप्लाईज कॉरपोरेशन एक अदारा है जो ये इसमें फर्टिलाइजर में डील करते हैं। सही। वहाँ किया था, फिर वापडा आ गया था। फिर वापडा से फिर मैं जब रिलीज हुआ मैंने जॉब छोड़ दी थी वहाँ की। सही। कुछ मसाइल हो गए थे, फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया। नहीं, मुझे पहली जॉब का पता करना कि उसमें जो पहली सैलरी आई थी, क्योंकि वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद फिर आपकी इंक्रीमेंट्स होती चली जाती है। उस दिन तो हम शहजादे थे, बादशाह थे। नहीं तो क्या किया था पहली सैलरी का? पहली सैलरी पे हम लाहौर में अनारकली बाजार है, सही, वहाँ उस जमाने में सोफीनी की कपड़ा आया करता था, सोफीनी, उसकी पैंटें बड़ी मशहूर थी। आप तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, आपको याद होगा। हमने जाके सबसे पहले वो पैंट खरीदी, सही, और उसके बाद अपने टिप टॉप अपने करके, और बड़े बादशाह थे हम उस दिन। मतलब ये वो एक अजीब फील होती है। बिल्कुल, ये पूरा महीना आप जब मेहनत करते हैं उसके बाद जो आपको रिवार्ड मिलता है तो उसकी तो बात ही अलग है जनाब। सही 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 जी। फ़हीम साहब, सवाल ये है कि जैसे इंसान अपनी मैट्रिक के बाद की लाइफ में होता है तो फैशन बड़ा एडमायर करता है इंसान को कि ये फैशन है, मुझे ये पहनना चाहिए, ये मार्केट में इन है, क्योंकि
टीवी की रसाई नहीं भी हो तो पहले लोगों में आपस में मेल मिलाप बहुत था। डेफिनेटली, बिल्कुल तो फैशन हर दौर में रहा, हर लोगों ने हर दौर को फैशन एंजॉय किया। तो आप फैशन को अडॉप्ट करते थे या कहते थे नहीं मैंने तो कॉम्पोजिशन की तरफ रहना, मैंने क्या करना फैशन की? नहीं, आप भी थे। देखिए बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सफाई में से ईमान वाली बात है, और फैशन बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। फैशन वो होना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो, है ना? तो उस जमाने में यही हुआ करता था कि हम अपने दोस्तों में देखते थे कि भाई किस किस्म की क्या चीज़ चल रही है, तो अपने पेरेंट्स से मुतालबा करना कि नहीं हमें भी ऐसा ही। बहरहाल हम लड़ झगड़ के कुछ रो पीट के वो कर लेते थे। यानी जैसे पतलूनें चली थी बेल बॉटम टाइप, वो हमें मिल गई। फिर जीन्स चली, जीन्स हमारे सामने, लिवाइस वगैरह की जीन्स वगैरह हमारे सामने, वो सब वो जीन्स पहनना शुरू कर दी। मतलब एज पर फैशन जो भी था तो सुबह गुजारा करना होता था। तो फेवरेट कलर अगर पूछा जाए तो आपका क्या? दैट इज ब्लू। अच्छा, अभी पहना हुआ ये आपके सामने, ब्लू एंड व्हाइट, समटाइम ब्लैक आल्सो। अच्छा, ब्लू के लिए कहते हैं ना कि लहरों पर गिनने वाले लोग जो होते हैं वो ब्लू, तो कॉम्पोजिशन में सही है। जी देखिए मैं अर्ज करूँ कि मैं तो कभी भी बहुत ज़्यादा फैशनेबल तो नहीं रहा, लेकिन मुझे वेल ड्रेस कहते थे लोग। अच्छा, नहीं वैसे आप शक्ल से जो आपके पेरेंट्स है ना, जी जी, उससे ये लग रहा है कि नॉट गोइंग टूवर्ड्स टू द फंकी बट इन अ सोबर वे आप हर ड्रेसिंग करते हैं। एग्जैक्टली, बट आई लाइक सोबर। बिल्कुल, मैंने कभी भी कोई ऐसा फैशन नहीं किया कि जिससे बहुत ज़्यादा जो लगे कि ये आदमी बहुत फैशनेबल है। सही, बट आई ऑलवेज लाइक नीट एंड क्लीन। वही से एबनॉर्मल ना हो और अच्छा ड्रेस हो सही और खूबसूरत लगे। अच्छा, एक चीज होती है कि एक खूबसूरत लगना और एक होता है कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आता है माइंड का। एक लोग कहते हैं कि यार ड्रेस कैसा भी हो लेकिन वो फिटेड ना हो क्योंकि वो नहीं अच्छा लगता। तो आप फिटिंग्स पर जाते थे या नहीं आप ढीले ढाले लिबास? नहीं, मैं बहुत ज्यादा फिटेड को लाइक नहीं करता। नहीं, वो मुझे इरिटेट करता है बहुत ज्यादा फिटेड। नहीं, वैसे भी आप माशाल्लाह आज भी अपने कौमी लिबास को तरजीह देते हैं। तो जबरदस्त ये चीज होती है कि शलवार कमीज बाकी में आप पहनते हैं, ग्रेस आता है। और कलर में मुझे जो है वो ज्यादातर जो है ना ब्राउन। सही, और ब्राउन जरा मैं अवॉइड यूँ करता हूँ कि मेरे दोस्त कई दफ़ा मजाक भी उड़ाते हैं। सही, ये शाजी आज तुसी जी आ गए हो नंगे। अच्छा, ब्राउन वाले जो है वो नुक्ते बड़े निकालते हैं, ये बात है कि आप पॉइंट बड़े नोट करते हैं। लेकिन लाइट मुझे ये ब्राउन बहुत पसंद है। अपने घर में भी जो कलर कॉम्बिनेशन जो वॉल्स का कलर, ये मुझे इंस्पायर करता है काफी। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ब्राउन कलर को जो लाइक करते हैं वो लोग काफी मतलब बारीक से चीजों को देखते हैं। बारीक भी ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। चलें जी, कुछ मेरी भी आपसे भी एक सवाल करूँ? जी जी बिल्कुल। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्माइल? माशाल्लाह आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। मेरा जब अच्छे लोग सामने बैठे हो ना तो एक अंदर से फील आती है। जब आपको सिखाने वाले सामने बैठे हो ना जो कि तजर्बेकार हो, उस तजर्बे के साथ कि जो आपको आगे डिलीवर करेंगे और आप सीख कर अपना नाम कमाएंगे, स्माइल आ जाती है। ठीक है जी, अब हम आपसे सवाल करते हैं कि राजदार हैं फहीम साहब? राजदार हैं आप? राज रखते हैं लोगों के या कहते हैं मुझसे बात नहीं करो, मैं तो कॉम्पोजिशन में बिजी हूँ? देखिए नहीं, ये डिपेंड करता है कैसा माहौल है, क्या है। कुछ राज रखने ही पड़ते हैं और वो बंदे के साथ साथ ही चलते रहते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और मेरा ख्याल है कि किसी का राज रखना अच्छी बात है, उसको अफशा करना इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल, और कहते हैं कि अगर आप दुनिया में किसी का राज रखते हैं तो अल्लाह ताला आखिरी में आपका राज रखेंगे और अल्लाह ताला दुनिया के राजदार आप हैं। तो आप मैं रोज़े हशर जो है वो अल्लाह ताला आपका पर्दा। देखिए, किसी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपने गिरबान में मुंह डालना चाहिए, खुद झांकना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। अपने आप को देख लीजिए, अपने आप को जो समझ गया वो सब कुछ समझ गया। सही, यही बात है। तो दोस्तों की फहरिस्त लंबी है या महदूद दोस्त? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। सही, कम है लेकिन बहुत फेथफुल मैं समझता हूँ। बहुत जीनियस मेरे दोस्त हैं जितने भी हैं, म्यूजिक में हो या म्यूजिक के अलावा भी। सही, तो मेरे जो साथी थे वो इंजीनियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े अफसरान बन गए। डेफिनेटली मैं तो बगावत कर गया था इस वजह से, लेकिन बाकी लोग कहीं से कहीं मुल्क से बाहर हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो बहुत सोबर और बहुत अच्छे डिफाइंड किस्म के लोग। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी गजनफर साहब, आप ये बताइएगा कि आप के एक तो दोस्तों की जो फहरिस्त है वो महदूद है या लंबी है, और दूसरा राजदार हैं या नहीं? देखिए, मैंने पहले तो मैं ये बताऊं कि दोस्तों की फहरिस्त बहुत तवील नहीं है। बड़े सिलेक्टेड लोग हैं जो जिनके साथ मेरी बनती है बहुत ज़्यादा। सही, और वो लोग होते हैं कि जो मेरे मिजाज को समझते हैं। सही, दिल के लिहाज से मैं बड़ा साफ गो आदमी हूँ। सही, लेकिन मैंने कभी किसी के राज को
चाहे वो मेरा अपोनेंट क्यों ना हो, चाहे उसकी मेरे पास, मैं उसको डिग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया ज़िंदगी में। दस्तरस होते हुए भी मुझसे ये नहीं हुआ। तो जहाँ तक राज रखने की ताल्लुक है, वैसे भी इट्स ए गुड वर्च्यू कि अगर आप राज रखते हैं तो अल्लाह ताला आपके राज रखते हैं। बहुत अच्छी जैसे सही बात। और इसी की बात के साथ मैं एक बात आपको कहूँगा, फिर हम ब्रेक पे की तरफ जाएंगे कि द फेस इलास्टिक जो होती है ना, आपकी जो चेहरे पर एक मासूमियत होती है, वो तभी आती है जब आप दिल से साफ होते हैं और किसी का राज रखते हैं। और भाई जी, राज रखने के साथ साथ हमें भी एक राज की बात बतानी है कि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। वेलकम बैक। और अब उस सिलसिले की तरफ जाते हैं कि जहां पर हम कानों में रस तो खोलेंगे, साथ साथ ये पूछेंगे कि रस खोलने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है, क्योंकि कॉम्पोजिशन अगर अच्छी नहीं होती तो फिर आवाज़ कितनी भी अच्छी हो, आपको चीज़ अच्छी फील नहीं होती। फ़हीम साहब, गलत तो नहीं कह रहा मैं जी कि कॉम्पोजिशन अगर अच्छी होगी तो चीज अच्छी प्रोडक्ट आगे जाएगी। एग्जैक्टली कहते हैं ना कि अगर आपकी पैकिंग अच्छी नहीं होती तो अंदर जितना भी अच्छा हो खरीदते नहीं उस चीज। हाँ, गार्निशिंग जरूरी है, गाना जरूरी है, तो उसको कहते हैं गाने को निखारना जरूरी है। तो आप ये बताइएगा कि कितना हेक्टिक काम है इसको कि चीज आपको बोल दी जाती है कि ये गाना होगा, उसको देखिए ये काम ऐसा है, कंपोजिशन का काम बिल्कुल शायरी और ये एक जैसी चीज है। आमद होना बहुत जरूरी है, सही, आमादगी यानी बहुत जरूरी इसमें। बाज़ औक़ात कलाम को देखते ही पहले मिसरे और पहले शेर के अंदर ही आपके अंदर कंपोजिशन आ जाती है, सही, कि इसको इस तरह से कर लो, राग सामने आ जाता है। यूं समझें कि राग रागनियां यूं खड़े होते हैं, सही, कि हमें इसमें से इंतखाब कर लो, इसमें से ये भी हो जाता है। और बाज़ औक़ात हम सारी सारी रात बखुदा बैठे रहते हैं, 2-2 दिन गुजर जाते हैं, अस्थाई बन के नहीं देती, अंतरा तो बहुत बात में आता है, सही ये। और जब वो आता है बाद, आप यकीन जानिए वो ब्लास्ट आता है, फिर वो जो 3-4 दिन बाद आप यकीन जानिए कि बाद औक़ात बेमहल बेमौका ऐसी जगह पे हम होते हैं जहाँ म्यूजिक का दूर दूर कोई नाम नहीं होता, सही, कुछ सियासी बातें हो रही हैं, कोई अपनी घर की बातें हो रही और दिमाग में वो कंपोजिशन आ रही है, सही सही सही। तो मैं फिर चलते चलते भी गाड़ी रोक के मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसको, गा के, फिर घर पहुँच के हारमोनियम निकाल के उसको फाइनल करता हूँ, जैसे उसका म्यूजिक बनाता हूँ, उसके सेकंड्स बनाता हूँ, अंतरे बनाता हूँ, जो भी है, ओपनिंग वाइंड अप सारा, और देन आई गो टू स्टूडियोज एंड ऑल दैट। इस तरह से सुनने से पहले एक और चीज़ कि हमारे जो माइंड में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उस पर लिखा बोला जो जाता है वो हम वही मान रहे होते हैं। तो पहले ये बताइएगा कि पहले शायरी होती है या पहले धुन बनती है, पहले ढोल का सिलेक्शन होता है या उसके ये सब चीजें बाद में थी, पहले शायरी होती है? ये दोनों चीजें हमेशा से होती आई हैं। बाज़ औक़ात पहले धुन बन जाती है, फिर उस पर मिसरे लिखे जाते हैं, उस पर शायर को सुना के यार इस पे लिख दो, ये बहर है, इस पे लिख दो। सही। बाज़ औक़ात ये होता है, बल्कि उमूमन यही होता है कि पहले अशार सामने आते हैं, कलाम सामने आता है, फिर उसमें जो मिजाज नजर आता है उसका, सही, जो माहौल है उसका, उसके मुताबिक राग रागनी का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। भाई जानते हैं गज़नफ़र साहब इस बात को एग्री करेंगे कि फिर उसके हिसाब से, जैसे राग दरबारी है, सही, रात का राग है, इस तरह से, या बागेश्वरी है, या और बेशुमार राग हैं, तो वो फिर कंपोज़र फिर इंतखाब करता है कि ये चीज़ किस बहर में, किस हिसाब से, किस माहौल में अच्छी लगेगी, सही, उस हिसाब से फिर वो फिर बनता चला जाता है। वो फिर वो ये है कि पीछे मुड़ के देखता नहीं है, फिर वो फिर चलता है, अल्लाह ताला फिर मदद फरमाते हैं, वो तो चलता रहता है, फिर वो इस तरह से काम हो जाता है। देखिए अक्सर ठीक है, मेहनत, बज़मी साहब कितनी मेहनत करते थे, निसार बज़मी साहब अल्लाह बख्शे, और फिर मौसीक़ार नौशाद, मौसीक़ार आज़म नौशाद अली, बेशुमार। अभी इन्होंने जो मेरी कहानी भूलने वाली फिल्म दीदार का के हवाले से बात की, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना, तो नौशाद साहब की कंपोजिशन थी। ये ऐसे लोग थे, ऐसे काम करने के मैं बज़मी साहब को तो ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि 5 वक्त के नमाज़ी, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग अपने पीस पर है, फाइनल टेक चल रही है, बंद करवा देते थे, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, सही, माशाल्लाह। आप कहते हैं कि ये बज़मी साहब तो नहीं, पहले नमाज, बाहर चले जाना, नमाज पढ़ के आना। देखिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों का हाथ पकड़ता है, नीयत साफ होती है, काम अपनी जगह है। बाद लोग कहते थे कि जी तो काम देखिए वो तो यूं है, आप तो नमाजी आदमी है, ये काम, कहने की मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, सही बात, ये बात है।
हम यहाँ पर बैठ के किसी को रिजल्ट नहीं दे सकते, वो बैठी हुई जात है। आप मैं बताऊं कि हमारे बिहाइंड द कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं भाई, वो भी काम हो रहा होता है देख के, फिर उनका टाइम होता है शॉर्टली वो करके वो नमाज अपनी अदा करते हैं। और इसके लिए मैं उनको भी ये कहता हूँ कि जबरदस्त बात है। तो अब हमने कॉम्पोजिशन तो बना दी, अब आप सुना दें। अब आप फंस गए, वो माहौल नहीं है, लेकिन एक मैं मेहदी हसन खान साहब का एक गाना, पहला गाना सही, मैं उसका एक आपका मुखड़ा सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने उनको ऐसे लाइव इंटरव्यू में सुना था, तो मुझे दिल को लगा ना आपके। मेरे ख्याल ख्वाब की दुनिया लिए हुए, वाह वाह, मेरे ख्याल ख्वाब की दुनिया लिए हुए, फिर आ गया कोई रुखे ज़ेबा लिए हुए, मेरे ख्याल ख्वाब की दुनिया लिए हुए। तो ये शिकार फिल्म का नाम है। सही। और ये मैंने कुछ लोगों से अपने ग्रुप में सवाल भी किया था, तो किसी को नहीं पता था कि मैंने कहा खान साहब ने जो पहला फिल्म का गाना गाया वो कौन सा था। तो जब आप किसी से इंस्पायरेशन लेते हैं तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ मालूमात बिल्कुल होनी चाहिए। और कहते हैं कि बेस्ट स्टूडेंट वो होता है जो जिससे इंस्पायर हो उसके बारे में सब जाने। जी जी। और स्टूडेंट पे मैं ज़रूर यहाँ पे आपको खता कलामी करूँगा कि मैंने जब अपना सफ़र कराची से शुरू किया तो यहाँ मैंने इदरीस खान साहब से भी कस्बे फेस किया काफ़ी। सही। बेहतरीन वो कंपोज़र है। सही। और फ़हीम भाई जानते हैं उनको बहुत अच्छी मेरे साथियों में से। और आजकल अलील हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक। और हारमोनियम तो कमाल है, पहले वायलिन भी बजाते थे, फिर हारमोनियम बहुत अच्छा। और जब वो वायलिन बजाते थे तो मेरे बैच में थे। जी जी। और कंपोजिशन वो भी मेरे उस्तादों में है। तो मैं मुनासिब समझता था कि ये कहीं मिस ना हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको रोक के जिक्र किया। तो अच्छा एक बात गज़नफ़र साहब, ये होता है कि जब आप सिंगर होते हैं, चाहे वो गज़ल गाएं, आप गाना गाएं, आप फास्ट नंबर गाएं, आप स्लो नंबर गाएं, आप मेलोडियस गाएं, आप दुखी गाना गाएं, घर में जो होता है ना वो फिर एक माहौल होता है कि अगर बीवी रूठ जाए तो उसको गा कर मनाया जाता है। तो आपने कभी ऐसा माजरत के साथ बीवी गाने से कभी राजी नहीं होती। नहीं, वैसे बंदा ट्राई तो करता है। ये शादी से पहले की बातें होती है। और जो बीवी होती है उसको गाने से नहीं आप मना सकते, आप उसकी मर्जी के मुताबिक अगर चलेंगे और उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। ये बात फिल्मों में तो चलती है, फिल्मों में तो ये होता है। कभी ऐसा किया नहीं कि बर्थडे पे ऐसा जरूर है कि नहीं, ऐसा जरूर है कि अभी भी कभी कभी जब वो तवज्जो नहीं देती हैं तो मैं थोड़ा गुनगुनाता हूँ। तो वो जैसे कि रात की बेसुखो खामोशी में रो रहा हूँ कि सो नहीं सकता, तो वो थोड़ा सा इस बात पे वो फिल्म सवाल की तवज्जो आती है। तो बात ये कि मेरी वाइफ जो है माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी शायरी भी करती थी, शौकिया। वाह। तो उनकी एक गज़ल मैंने कंपोज की थी, करके तकल्लुफ़ात किनारा न कीजिए, करना जो कल है आज खुदारा न कीजिए। वाह। और मुझे उन्होंने ताना भी दिया इसमें कि है ज़ात आपकी मेरी उलझन बनी हुई, बेलुत्फ मेरे साथ गुजारा न कीजिए। वाह। तो कभी ऐसा हुआ कि घर जल्दी आई और शॉपिंग पर ले जाइए, कुछ ऐसे तकाजे और आपने फिर कोई गाना वाना सुनाया हो, बोला कि आज मैं थक गया कल चलेंगे? अभी तो खैर मेरी वाइफ माशाल्लाह, अब हमारी उम्रें ऐसी हो गई हैं, अब हम पोते पोतियों वाले हो गए। एक बात मैं बोलूंगा यहाँ से थोड़ा सा कट अप करूंगा कि असल लाइफ यही होती है। जी बिल्कुल। जब आप पोतियों पोते वाले होते हैं ना, कहते हैं ना कि आपके एक मैंने मेरी वालदा बड़ी अच्छी बात करती हैं, माँ जी अल्लाह ताला उनको सेहत दे। माँ ये कहती हैं कि कहते हैं कि बुढ़ापे के खर्चे क्या होते हैं, तो माँ कहती है खर्चे ही बुढ़ापे के होते हैं। डॉक्टर्स, आपको सोटी चाहिए, आपको व्हील चेयर चाहिए, तो द थिंग इज दैट के खर्चे ही बुढ़ापे के होते हैं। और असल मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो बुढ़ापे में ही काम आता है। क्योंकि देखिए जो यंग जनरेशन, जब आप यंग थे या हम यंग हैं, तो हमें काम पर भी जाना है, हमें मुझे मीडिया भी देखना है, मुझे सब चीजें, तो उस वक्त माँ बाप साथ होते हैं। सही बात। क्योंकि मेरे माँ बाप बड़े जवान हैं, उनको नहीं जरूरत है किसी की, वो अब्बा तो किसी को करते ही नहीं, वो आपस में ही पूरे हैं, तो मसला ये होता है। लेकिन जब आप एक लेवल फैक्टर पर जाते हैं ना, तो फिर आपका जो मिजाज है, क्योंकि अगर आपने कहा कि आप पोतियों पोते वाले हैं, तो आपको कभी गुस्सा भी आएगा तो आपकी जो वाइफ है वो सामने आ जाएगी, नहीं अच्छा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, या उनको कोई बात नहीं समझ आएगी तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कवर करती है। हाँ, तो वो आपका जो रिश्ता है वो फिर बाउंडिंग्स की हदों से आगे निकल जाता है कि फिर वो कहते हैं ना कि
इसके बगैर मैं नहीं और मेरे बगैर मैं ये बात अर्ज करूं आपको, और बड़ी अच्छी बात है ये कि ये जो इस वक्त की लाइफ है हमारी, ये किस्मत वालों को मिलती है। सही। माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं माशाल्लाह, 4 पोती हैं माशाल्लाह, अब एक छोटी पोती है। जब मैं जाता हूँ तो मेरी थकन उतर जाती है उसको देख के। सही। जब वो मुस्कुराती है ना मुझे देख के और मैं उससे खेलता हूँ, तो हमारी इस सोच के लिए ये रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और ये रिक्वायरमेंट जो है, ये आपके बेटे बेटियां औलादे ही है, वो नसीब वाले लोग होते हैं जिनको ये माहौल मिलता है। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन, और ज्यादा अरसा में उनके साथ इस तरह से गुजारा कर सकूं। और फिर अच्छी उनको भी आप गज़लें सुनाएं। जी, वो सब सुनते रहते हैं। मेरी वाइफ तो सो जाती थी, मैं उनके ज़राने बजा रहा होता था, गा रहा होता था, और वो सो जाती थी, कहती मैं डिस्टर्ब नहीं होती। जबरदस्ती। और जी, इसी के साथ वक्त का पता ही नहीं चला, हाँ वक्त गुजर गया, और किस तरीके से हमने स्टार्ट किया था कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, काफी चीजें रह गई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे और जरूर आपको सुनाएंगे बाकायदा इंस्ट्रूमेंट वगैरह। आज अगर इंस्ट्रूमेंट होता है तो फिर हम तो हारमोनियम भी होता तो मैं आपको सुनाता, अपनी कंपोजिशन भी और इस तरह से भी। नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम रखते हैं बहुत जल्द, और सब चीजों के साथ फिर इंशाल्लाह। और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा, और आप लोगों का बहुत, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तरफ से भी, और आप मौका दिया। माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे लगे मुझे आप बिहेवियर वाइज गुफ्तगू, और आपके चेहरे पे जो चमक और जो मुस्कुराहट है, फील किया आपके साथ, ये आपकी ओरिजिनलिटी है माशाल्लाह। और आप अपने उस्तादों का क्योंकि आप टू द पॉइंट बात करते हैं, पहली बात की है, इधर उधर की बातें नहीं है, टू द पॉइंट हो, वैसा ही आप जवाब चाहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप यू आर अ थॉरो जेंटलमैन। बहुत अच्छा लगा। बात ये सेम हियर। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जनाब, मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर खुदा ने आपको अच्छी शक्ल दी है तो किसी को ताना मत दीजिए, क्योंकि जो शक्ल दे सकता है वो शक्ल ले भी सकता है। इसी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।